एमएड के एग्ज़ाम के लिए डीडीयू एमएड में एमएड के सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम के लिए सेमेस्टर का क्वेश्चंस हैं जो सिलेबस के अनुसार एक यूनिट वाइज मैंने बनाया है। मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। इसमें मैं ये सारे नोट्स हैं, इसको मैं पढ़ के और एक्सप्लेन करके कुछ हद तक बताऊंगा। ये सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन टॉपिक जो पेपर है, पेपर नंबर 3 है। शिक्षा शास्त्र के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें ये यूज़फुल होगा। जैसे एजुकेशन के नेट एग्ज़ाम हो या किसी चीज़ के, किसी भी एजुकेशन से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए रिलेवेंस है। बीएड में भी कुछ पार्ट इसके मिलते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शिक्षा, दूसरा समाजशास्त्र। सामाजिककरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है और इस प्रकार वह समाज के मान्य सहयोगी और कुशल सदस्य बनता है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान के परिक्षेत्रों में एक नवीन विद्या है जो अंग्रेजी के सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह सोशियोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के सोशियो तथा ग्रीक भाषा के लोगोस शब्द से बना है, जिसमें सोशियो का अर्थ है समाज और लोगोस का अर्थ है संग्रह से है। इस प्रकार सोशियोलॉजी का अर्थ हुआ एक समाज के समूह से होता है एक समाज के समूह से होता है। शैक्षिक समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर शिक्षा और समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें इसको हमने पढ़ चुका है। आगे है शैक्षिक समाजशास्त्र समाज और व्यक्ति। शैक्षिक समाजशास्त्र समाज, व्यक्ति और शिक्षा, इन तीनों का संग्रह ही क्या कहलाता है। तीनों घटकों के संग्रह से ही शिक्षा का समाजशास्त्र बनता है। इसके चरण हैं, इसके 3 चरण हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। 1895 से 1945 तक प्रथम चरण शैक्षिक समाजशास्त्र के नाम से प्रचलित था और 1945 से 1970 तक एक शैक्षिक समाजशास्त्र को शिक्षा का समाजशास्त्र कहा गया। यानी 1945 से 1970 तक के बीच में इसे क्या कहा गया, शिक्षा का समाजशास्त्र कहा गया। तीसरे चरण में इसको जो इस आज के समय में नया इसके नामकरण नए नाम से बुलाया जाता है, जिसको 1970 से अब तक शिक्षा का नया समाजशास्त्र के नाम से विकास हो रहा है। आगे है फ्रांसीसी समाजशास्त्री आगस्ट काम्टे ने 1837 में इस समाजशास्त्र के जन्म दिया, जिसके कारण इन्हें समाजशास्त्र का जन्मदाता कहते हैं। काम्टे के बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करके सामाजिक संरचना का प्रयोग किया और सन 1876 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र के स्वरूप, विषय क्षेत्र को निश्चित करने का प्रयास किया और उन्होंने अपनी पुस्तक में सामाजिक संरचना के निम्न रूप से व्याख्यायित किया। सामाजिक संरचना जो है का प्रक्रम है, इसके क्रम है परिवार, उपजाति, जाति, समुदाय, राज्य, लास्ट में राष्ट्र आता है। इसके क्रम है एक परिवार से बढ़ते हुए इंसान कैसे आता है, एक राष्ट्र के निर्माण तक आता है। आगे समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि में निम्नलिखित स्वरूपों का अध्ययन होता है। समाज के रूप में अध्ययन, समाजशास्त्र का समाज के रूप में अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, समूहों का अध्ययन, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन। सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन में व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य संबंध, व्यक्ति और समूह के मध्य संबंध, समूह और समूह के मध्य संबंध। आगे है समाजशास्त्र क्रमबद्धता में 20वीं शताब्दी में अमेरिका के समाजशास्त्री जॉर्ज पेने के शिक्षा व समाज के आपसी संबंध को अपनी पुस्तक
प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी में संबंधित किया। इसके आधार पर जॉर्ज पेने को शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है। किसको जनक कहा जाता है? जॉर्ज पेने को शैक्षिक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। पेने ने अपनी इस पुस्तक में शिक्षा पर सामाजिक जीवन और सामाजिक जीवन पर शिक्षा के प्रभावों को वर्णित किया है। भारत में समाजशास्त्र नामक विषय की स्थापना 1965 में NCERT तथा शिक्षा आयोग के तत्वावधान में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में प्रोफेसर MS गायरेन ने प्रारंभ किया। कुछ समय बाद शैक्षिक समाजशास्त्र में एक सबसे महत्वपूर्ण नाम अमेरिका के जॉन डेवी का जुड़ा। उन्होंने शिक्षा को एक सामाजिक परंपरा के रूप में स्थापित किया और बतलाया कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है जो वर्तमान सामाजिक संस्थाओं का संशोधन करके आदर्श रूप प्रदान किया। मार्गरेट मीड के अनुसार शिक्षा वह सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रति नवजात शिशु मानव समाज का पूर्ण सदस्य बनता है। मार्गरेट मीड के अनुसार क्या है? शिक्षा वह सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रति नवजात शिशु मानव समाज के प्रति समाज का पूर्ण सदस्य बनता है। शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रक्रिया क्या है? फर्स्ट है व्यक्तिक समाज, सामाजिक संस्था, सामाजिक समूह, सामाजिक वर्ग आदि। साथ ही यह सभी देखा जाता है कि शैक्षिक समाजशास्त्र में यह भी देखा जाता है इन सब का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और उसी के आधार पर शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया जाता है। शैक्षिक समाजशास्त्र शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। शैक्षिक समाजशास्त्र में शैक्षिक समाज परिप्रेक्ष्य का अर्थ है एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना। सामाजिक विज्ञान में इसका अर्थ प्रारंभ से अंत तक देखना या निरीक्षण करना। किसी भी घटना या तथ्य का अध्ययन के अनेक आयाम या पहलू होते हैं, अतः इसके व्यवस्थित विश्लेषण के लिए निश्चित सीमा या परिधि में बाधा आवश्यक है। इसके अध्ययन की सीमा निर्धारित की जाती है। इसे ही परिप्रेक्ष्य के नाम से दिया गया है। पर्सपेक्टिव अंग्रेजी भाषा का शब्द है। परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव लैटिन भाषा के पर्सपेक्टिव से बना है, जिसका अर्थ है नीचे से ऊपर देखना। सीन थ्रो लुक टू बॉटम। इसमें कह रहा है कि शिक्षा में समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य शिक्षा और जीवन अन्योन्याश्रित हैं या एक दूसरे से संबंधित हैं। शिक्षा जीवन है और जीवन शिक्षा के जीवन से। शिक्षा जीवन है और जीवन शिक्षा को जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। जीवन का आवश्यकता को दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत पक्ष, सामाजिक पक्ष। व्यक्तिगत पक्ष और सामाजिक पक्ष दो भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और चारित्रिक और सामाजिक आवश्यकताओं में पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताएं सम्मिलित हैं। शिक्षा व्यक्ति की इन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज दोनों की दृष्टि से शिक्षा महत्वपूर्ण है। जिसमें हम हैं वह सभ्यता है, जिसमें हम हैं वह सभ्यता है और जो हमारे में है वह संस्कृति।
ये इम्पॉर्टेंट लाइन है शिक्षा और सोशलॉजी में। जिसमें हम हैं वह सभ्यता है, जो हमारे में है वह संस्कृति है। शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि शिक्षा समाज में तथा समाज के लिए तथा समाज द्वारा संचालित एक प्रक्रिया है। समाज के अस्तित्व पर ही शिक्षा का अस्तित्व निर्भर करता है। थोड़ा सा कहीं कहीं शब्द मिस्टेक है, बट समझिएगा आप इसको। इसलिए शिक्षा और समाज को अलग नहीं किया जा सकता। परिभाषा रोसेक के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र का वह पक्ष है जो आधारभूत शैक्षिक समस्याओं का हल करता है। ब्राउन के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति तथा उसके सांस्कृतिक वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है। कार्टर के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र के उन तत्वों का अध्ययन करता है जिनका शैक्षिक प्रक्रिया में महत्व है और विशेष रूप से उसका अध्ययन करता है जो सीखने की महत्वपूर्ण योजना और सीखने की क्रिया के नियंत्रण की ओर संकेत करते हैं। शिक्षा का समाजशास्त्र और शैक्षिक समाजशास्त्र में कुछ डिफरेंसेज हैं। शिक्षा के समाजशास्त्र की मुख्य रूप से समाजशास्त्री विषय वस्तुओं एवं शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है, और शैक्षिक समाजशास्त्र में एक ऐसी विषय क्षेत्र है जिसमें शिक्षा की क्रिया का समाज के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा समाजशास्त्र समाज के शिक्षा के समाधान प्रस्तुत करता है, और शैक्षिक समाजशास्त्र शैक्षिक संस्थाओं की समस्याओं का समाजशास्त्रीय आधार पर विवेचना करने का समाधान करता है। शिक्षा का समाजशास्त्र मुख्य रूप से समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। ये क्या है? समाजशास्त्रीय सिद्धांत का निर्माण करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न क्रियाओं को प्रभावशाली ढंग से विकसित करना है। यह केवल समाज की संकल्पना का विकास करता है। इसमें शिक्षा के किसी भी क्षेत्र में योजित विकास करके भविष्यकालीन उपयोगिता सिद्ध की जाती है। यह शिक्षा शास्त्र में की क्रिया है। यह अनुभव जन्य है। यह विश्लेषणात्मक नहीं वरन विश्लेषणात्मक है। इसमें क्या है? शिक्षा का समाजशास्त्री की क्रिया है। यह समाजशास्त्री शिक्षा शास्त्री भी हो सकती है। यह प्रयोगात्मक और विश्लेषणात्मक भी है। समाजशास्त्र का व्यवहारिक रूप है। यह शिक्षा का व्यवहारिक रूप नहीं है। यह समाजशास्त्र की शुद्ध परंपराओं से प्रेरित है। यह विद्यालय की समस्याओं के समाधान हेतु समाज की ओर जाता है। यह समाज से विद्यालय की ओर जाता है। यह शिक्षण के ज्वलंत मुद्दों से संबंधित है, साथ ही शिक्षा की समस्याओं पर केंद्रित है। यह समाज के विश्लेषणात्मक अध्ययन से विद्यालय की ओर जाता है। शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रकृति। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र और समाजशास्त्र समाजशास्त्र के बीच कड़ी है जो संश्लेषण क्रिया विश्लेषण क्रिया विद्यालय द्वारा किया जाता है। विश्लेषण क्रिया और इन सभी के समूहों को मिलने के बाद से एक विषय तैयार किया जाता है शैक्षिक समाजशास्त्र, यानी शिक्षा शास्त्र और समाजशास्त्र के संयोग से जो विषय तैयार होती है वो क्या होगा? शैक्षिक समाजशास्त्र होगा। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र और समाजशास्त्र का नवीन विषय क्षेत्र है। शैक्षिक समाजशास्त्र में शिक्षा समाजशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों के सिद्धांतों का समावेश होता है। शैक्षिक समाजशास्त्र में शैक्षिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में समाज शास्त्रीय सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। शैक्षिक समाजशास्त्र में यह जाना जाता है कि शैक्षिक प्रक्रिया की
प्रक्रिया को एक प्रकार से चलाया जाए कि उसे सामाजिक पृष्ठभूमि में बालक के व्यक्ति का भली भांति आगे अगला पॉइंट है, इसमें व्यक्ति का भली भांति कट गया है, कुछ लिखा था बट यही होता है। शैक्षिक समाजशास्त्र में यह जाना जाता है कि शैक्षिक प्रक्रियाओं में किसी प्रकार से चलाया जाए कि उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि में बालक व्यक्तित्व का भली भांति हो सके। अगला है, शैक्षिक समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक प्रभावों को जानने तथा शिक्षा में उसका उपयोग यहाँ 2 बार हो गया, शिक्षा में उनका उपयोग जानने तथा शिक्षा में उनका उपयोग करने से होता है। शैक्षिक समाजशास्त्र विद्यालय को समाज को हिस्सा मानकर उनमें बालकों की बहुमुखी विकास के रूप प्रस्तुत करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र शैक्षिक समस्याओं का समाधान समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करता है और सामाजिक नियंत्रण भी स्थापित करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और समाज दोनों का उन्नयन परिमार्जन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है एवं बालक के सामूहिक जीवन जीने को कला सिखाता है। अगला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में जो पॉइंट मैंने लिख रखा था वो मैंने बता दिया। यूनिट नंबर 2 है सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन 2 शब्दों से मिलकर समाज, दूसरा संगठन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहना उसकी प्रकृति है। प्राचीन काल में आज तक इसका इतिहास है कि परिवर्तन होता ही जा रहा है। राइट के शब्दों में मनुष्य के समूह को समाज नहीं कहा जाता है, अपितु समूह के अंतर्गत व्यक्ति के संबंधों की व्यवस्था का नाम समाज है। समाज एक संगठन के रूप में होता है। समाज उन संबंधों को स्पष्ट करता है जो किसी समूह के सदस्यों के बीच विद्यमान रहते हैं, क्योंकि यह व्यवस्थित रूप में से रहते हैं। कब लोगों का समूह संगठन नहीं है, कब लोगों का समूह संगठन सामाजिक है और प्लेटफॉर्म के लोग कब लोगों का समूह संगठन नहीं है, तो प्लेटफॉर्म पे जो लोग खड़े होते हैं वो संगठन नहीं है। किसी दुर्घटना के पास खड़े होते हैं तो वो लोग क्या होते हैं, वो संगठन नहीं है, वो संगठन नहीं है, सामाजिक है। कब लोगों का समूह संगठन है सामाजिक, परंतु यह लोग जुलूस निकालते हैं तो सामाजिक, जब जुलूस निकलता है तो ये क्या कहता है, सामाजिक संगठन कहलाते हैं। जैसे किसी विशेष वर्ग का संगठन निकलता हो। अगला, उसी में मैं कुछ बढ़ा दिया था तो इसलिए उसको लिख दिया हूँ, कुछ पढ़े होंगे तो हमको अलग से आ गया हो। सामाजिक संगठन, आप अपने देश भारत के संदर्भ में समाज के रूप पर दृष्टि डालिए। आप देखेंगे कि दूसरा स्वरूप बहुत व्यापक है। अनेक जाति, इनके अनेक धर्म, अनेक विचार के लोग रहते हैं और किसी एक जाति, एक धर्म अथवा एक विचार के लोग आपस में जाति, धर्म तथा विचारधारा के आधार पर जुड़े बंधे हैं, भले ही वे एक दूसरे से कितनी भी दूरी पर रहते हैं। समाज में स्थित ऐसे संगठनों का सामाजिक संगठन कहते हैं। समाज में जातीय एवं धार्मिक संगठनों की तरह राजनैतिक संगठन, व्यापारिक संगठन और कर्मचारी संगठन तथा मजदूर संगठन भी हैं। शिक्षक संघ, छात्र संघ भी अपने एक सामाजिक संगठन की भिन्न समाजशास्त्री एवं सामाजिक संगठन के भिन्न रूपों से परिभाषित किया है। इलियट और मोरिल के अनुसार सामाजिक संगठन अस्तित्व की ऐसी अवस्था है, एक ऐसी दशा है जिसमें एक समाज में विभिन्न संस्थाएं अपने स्वीकृति तथा मान्य उद्देश्यों के अनुसार कार्य करती रहती हैं। जोन्स के अनुसार सामाजिक संगठन वह पद्धति है जिससे कि समाज के विभिन्न भाग पर एक दूसरे के साथ एक सार्थक ढंग से
कार्य करते हैं। सामाजिक संगठन किसी समाज में व्यक्तियों को ऐसे संगठन हैं जो किसी विशेष आधार जाति, धर्म, विचार, स्वार्थ, उद्देश्य आदि पर जुड़े बंधे हैं, जिनके अंतर्गत व्यक्ति एक विशेष प्रकार से सोचते और कार्य करते हैं। सामाजिक संगठन के लक्षण या प्रकृति या विशेषता। प्रत्येक समाज में छोटे छोटे अनेक सामाजिक संगठन होते हैं। किसी भी सामाजिक संगठन के सदस्य किसी आधार, जाति, धर्म, मत, स्वार्थ एवं उद्देश्य आदि के आधार पर जुड़े होते हैं। भले ही एक दूसरे से कितनी दूरी पर हों, कभी अंतःक्रिया नहीं करते हों। किसी भी सामाजिक संगठन में मत एक होते हैं। किसी भी सामाजिक संगठन में क्या होते हैं? मत एक होते हैं। किसी भी सामाजिक संगठन के सदस्य संगठन को नियंत्रण में कार्य करते हैं। जब किसी संगठन के सदस्य एकमत नहीं होते हैं या उन पर संगठन का नियंत्रण नहीं होता है तो संगठन में विघटन हो जाता है। सामाजिक संगठन अस्थायी भी होता है और गतिशील भी होता है। सामाजिक संगठन का वर्गीकरण। अनेक विद्वानों ने इसका वर्गीकरण करने का प्रयास किया। समनर ने दो भाग में बांटा, निर्मित संगठन और विकसित संगठन। जो निर्मित संगठन है, इसका निर्माण मनुष्यों द्वारा किया जाता है, किसी न किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता था, जैसे योजना, पार्टी एक्सेट्रा। विकसित संगठन यह विकास धीरे धीरे एक लंबे अंतराल में निर्माण हो गया, जैसे कबीले, जाति, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक परिवार आदि। राइटर्स और हार्ट के अनुसार जातिगत संगठन, सामाजिक संगठन। भारतीय विकास परिषद द्वारा 5S वी बिलीव्स ऐसे करके एक परिषद उन्होंने बताया, जिसमें संपर्क, सहयोग, संस्कार और सेवा और ये सारी चीज़ें भारतीय विकास परिषद ने 5S वी बिलीव्स नाम की एक नियम दिया है, जिसमें सामाजिक संगठन का निर्माण होता है, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण से ही ऐसे वर्क हो पाते हैं। आगे है सोशल सेटिस्फेक्शन कह रहा है। सोशल सामाजिक स्तरीकरण सेटिस्फेक्शन। सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार हैं, प्राणी, ठीक, और प्राणी 3 आधार हैं, जिसमें गोरा, काला, लंबा। उसके बाद वर्ण आधार पर, किसके आधार पर? वर्ण के आधार पर इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये क्रम है। उसके बाद सामाजिक संगठन में कह रहा है शिक्षा, आयु के स्तर, पद के स्तर, आर्थिक लिंग के आधार पर। भारतीय समाज में समाजवादी रूप की बात कही गई है। इसका पूर्ण प्रयास किया गया है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थिक आधार पर समानता को समझाया गया है, परंतु समानता स्थापित करते हुए भी हम विभिन्नता की उपेक्षा नहीं कर सकते। व्यक्ति विभिन्नता वांछनीय गुणों में हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। यही स्थिति समाज में भी पाई जाती है। सामाजिक स्तरीकरण समाज के विभिन्न स्तर में बांट देती है, इसलिए इसे सामाजिक स्तरीकरण समाज कहते हैं। यह हमारे समाज के प्राचीन समय में चला आ रहा है, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हायरार्की जो पदानुक्रम है, जिसमें लोअर क्लास, वर्किंग क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास। परिभाषा मुर्रे के शब्दों में सामाजिक स्तरीकरण समाज के क्रमबद्ध विभाजन है, जिसमें महत्वपूर्ण समाज को कुछ उच्च
अथवा निम्न सामाजिक इकाई में विभक्त कर दिया जाता है। समाजीकरण, सामाजिक स्थिरीकरण की विशेषता। सामाजिक स्थिरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। सामाजिक स्थिरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। सामाजिक स्थिरीकरण पुरातन है। सामाजिक स्थिर प्रत्येक समाज में रहा है। सामाजिक स्थिरीकरण के स्वरूप में विभिन्न निहित है। सामाजिक स्थिरीकरण में सामाजिक परिणाम होते हैं। शिक्षा और सामाजिक स्थिरीकरण। शिक्षा और सामाजिक स्थिरीकरण सामान्यतः समाज दो प्रकार का होता है, बंद समाज और खुला समाज। बंद समाज जो होता है यह मूल आधार जाति, आयु, लिंग व्यवस्था के आधार पर। खुले समाज में शिक्षा, योग्यता, कुशलता, पद एवं अधिकार के आधार पर। यदि ध्यान से देखा जाए तो शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति में योग्यता, कुशलता, पद एवं अधिकार होता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति ऊंचे पद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आज के खुले समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का मूल आधार शिक्षा होता है। इस संदर्भ में शिक्षा आज के दो कार्य करती है, बंद समाज का अंत और प्रगतिशील समाज का निर्माण। शिक्षा द्वारा बंद समाज का अंत जाति और धर्म पर आधारित रूढ़िवादी समाजों को बंद समाज कहते हैं। समाज में शिक्षा का प्रसार या विकास जैसे जैसे हो रहा है सभी रूढ़िवादिता समाप्त हो रही है। शिक्षा द्वारा प्रगतिशील समाज का निर्माण हो ही रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल चंद्रयान 2, आदित्य L1, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे समय के अनुसार हो रहा है, समाज के बदलाव हो ही रहा है। इसमें राम मंदिर का निर्माण भी है। आगे क्या है, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज पहला, दूसरा परिवर्तन। समाज शास्त्र की प्रक्रिया में समाज का अर्थ है केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, अपितु समूह में रहने वाले व्यक्तियों के आपस में जो संबंध होते हैं उन संबंधों का संगठन ही समाज कहलाता है। जबकि परिवर्तन शब्द का अर्थ है बदलाव अर्थात पहले की स्थिति में आज की स्थिति में आने वाला अंतर ही परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार समाज की स्थिति में पहले से आज में होने वाले बदलाव ही सामाजिक परिवर्तन हो जाता है। सामाजिक प्रक्रियाओं में अनेक प्रकार के समाज की अपनी संरचना होती है, उसके अपने व्यवहार प्रतिमान होते हैं, उसके अपनी सामाजिक कार्यों में प्रतिपादित करने की विधि होती है। तो इस प्रकार की संरचना, व्यवहार, प्रतिमान तथा कार्य सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन अत्यंत तीव्र होते हैं तथा अंततः मंद होते हैं, अत्यंत मंद होते हैं। शिक्षा समाजशास्त्र की प्रक्रिया में शिक्षा का समाज में से अत्यंत धनी संबंध होते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी प्रकार के समाज में समाज अपने विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों पूर्ति के लिए स्वयं में सामाजिक परिवर्तन को करते हैं। इसके लिए शिक्षा का ही प्रयोग होता है। मुख्य रूप से शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन के दो परिप्रेक्ष्य हैं। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का कारण है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगामी है। सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। सामाजिक परिवर्तन के प्रकार हैं संचयी परिवर्तन, प्रतिगामी परिवर्तन, आकस्मिक परिवर्तन। जो संचयी परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जब भी कभी भी समाज के सदस्य स्वयं मिलकर एक दूसरे के सहयोग सामाजिक परिवर्तन करते हैं तो वह संचयी परिवर्तन होता है। प्रतिगामी परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जब कभी भी एक समाज या समूह में रहने वाला व्यक्ति दूसरे समाज के साथ या समूह में रहने वाले व्यक्ति के साथ अथवा एक दूसरे समूह के साथ प्रतिभागिता के द्वारा सामाजिक परिवर्तन करते हैं तो वह प्रतिभागिता परिवर्तन होता है। आकस्मिक परिवर्तन जो है, आकस्मिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत कभी कभी यह परिवर्तन अत्यंत तीव्र होता है तथा कभी कभी यह अत्यंत मंद होता है। लेकिन जब भी किसी भी समाज के अप्रत्याशित रूप से कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे आकस्मिक परिवर्तन कहते हैं। उतार चढ़ाव परिवर्तन।
चक्रीय परिवर्तन, उतार चढ़ाव परिवर्तन जो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत जब कभी भी समूह के कभी भी उतार और चढ़ाव की स्थिति में परिवर्तन होते हैं तो उसे उतार चढ़ाव परिवर्तन कहा जाता है, जिसमें ऊर्ध्वगामी अथवा अधोगामी परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। चक्रीय परिवर्तन, जब कभी भी किसी समूह में किसी व्यक्ति की स्थिति या उसके प्रक्रमों में अथवा किसी समूह के प्रक्रमों में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं तो उसे चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन की उचित दिशा प्रदान करने के लिए कभी कभी उनमें वांछित परिवर्तन होते हैं, लेकिन कभी कभी समाज के कुछ परिवर्तन अवांछित रूप से भी हो जाते हैं। इन्हें उचित रूप से दिशा प्रदान करने की जिम्मेदारी शिक्षा पर होती है। सामाजिक परिवर्तन में बाधाएं, सांस्कृतिक जड़ता, नवीनता का भय, पृथकता की भावना, जाति, अशिक्षा, राजनीति, निहित स्वार्थ, बेरोजगारी, पाश्चात्य की नकल। यूनिट 3 इसमें अब मैंने जितना सेकंड के लिए बनाया था, अब अगला यूनिट है 3 जो DDU यूनिवर्सिटी में है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, लोकतंत्र और शिक्षा। लोकतंत्र से आशय यह है कि यह अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी की उत्पत्ति है जो दो ग्रीक शब्द डेमोस और क्रेसी से हुआ है। डेमोस और क्रेसी, डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेसी का अर्थ है शासन। शाब्दिक अर्थ हुआ जनता का शासन। डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेसी का अर्थ शासन। इस प्रकार से डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ होता है जनता का शासन। राजनीतिक दृष्टि से जिस शासन तंत्र में जनता की शक्ति सर्वोपरि होती है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। हिंदी में इस शब्द के लिए जनतंत्र, प्रजातंत्र और लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों में वर्तमान में लोकतंत्र अधिक प्रचलित है। सामान्यतः लोकतंत्र से अर्थ शासन की उस प्रणाली से लिया जाता है जिसे जनता अपना शासन स्वयं चलाती है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं चलाता। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र पर इस प्रकार परिभाषित किया है। लोकतंत्र शासन का बहुत ही फेमस परिभाषा है। लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। अधिकतर विद्वान आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत फ्रांस के 1789 की क्रांति को मानते हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की मांग की गई है। लोकतंत्र के लक्षण, विशेषता। विभिन्न देश में के लोकतंत्र का अध्ययन कर कुछ सामान्य लक्षण निम्न हैं। देश में एक से अधिक राजनीतिक दल होते हैं। निश्चित समय के बाद चुनाव, निश्चित आयु पर मतदान का अधिकार, चुनाव गुप्त मतदान द्वारा, बहुमत वाला प्रतिनिधि सरकार का हिस्सा होगा। ऐसे देश की जनता को विरोध करने का अधिकार है। लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें शासन की बागडोर जनता द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के हाथों में होती है और जो मूल रूप से स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व सिद्धांतों पर आधारित होती है। भारतीय लोकतंत्र की उपर्युक्त 3 सिद्धांत हैं: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, न्याय। भारत के संदर्भ में लोकतंत्र की परिभाषा। भारतीय लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें शासन की बागडोर जनता द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के हाथ में होती है, जो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और समाज, धर्मनिरपेक्ष और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। जनता अब बोलेगी। भारत में तंत्र है, जनतंत्र है, ये जनता है। लोकतंत्र और शिक्षा। लोकतंत्र से वर्तमान में किसी भी देश की शिक्षा के स्वरूप निर्धारण में सबसे अधिक प्रभाव उसके शासन तंत्र का होता है। लोकतंत्र
एक उत्तरदायी शासन तंत्र है जिसका मुख्य 3 सिद्धांत है: स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। लोकतांत्रिक दृष्टि से शिक्षा एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी का विकास किया जाता है। डेमोक्रेसी एजुकेशन डेमोक्रेटिक एजुकेशन, जिसको कम्युनिकेटिंग इनिक्विटी, क्रिएटिंग कनेक्टिंग, ऐसे इसके ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं आप। लोकतंत्र और शिक्षा के उद्देश्य। लोकतंत्र की सफलता उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। लोकतंत्र व्यक्ति के व्यक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकार के विकास पर समान बल देते हैं। लोकतंत्र और शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए: स्वास्थ्य रक्षा एवं स्वास्थ्य संवर्धन, मानसिक विकास, व्यक्ति एवं सामाजिक विकास और नेतृत्व की शिक्षा, सांस्कृतिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, व्यावसायिक कुशलता में उन्नति, नागरिकों की शिक्षा, राष्ट्र लक्ष्यों की प्राप्ति, धार्मिक सहिष्णुता का विकास। लोकतंत्र और शिक्षा की पाठ्यचर्या तो उद्देश्य प्राप्ति का साधन होती है। लोकतंत्र में व्यक्ति और समाज दोनों के समान रूप से महत्व दिया जाता है। देखा जाता है कि इनसे कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं: आधारभूत सामान्य पाठ्यचर्या का सिद्धांत, विशिष्ट एवं विस्तृत पाठ्यचर्या का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, कार्यशीलता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत। भारतीय संविधान के शिक्षा संबंधी प्रावधान। भारतीय संविधान का सामान्य परिचय। इसका निर्माण 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की पेश किया गया। 2 साल 11 माह 18 दिन के अंदर पूर्ण किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में अंतरिम रूप से लागू किया गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़कर इसकी भावना स्पष्ट किया गया। वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गण राज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिलाने के लिए तथा विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना और स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता निश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को तदत द्वारा एक संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। 6 मूल सिद्धांत हैं: स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाज, धर्मनिरपेक्ष और न्याय पर आधारित है। नीति निर्देशक तत्व हैं: नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 12 से 32 तक के मूल कर्तव्य हैं और मूल अधिकार हैं। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, परंतु 1979 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो वर्तमान में 300 क में हैं। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। कर्तव्य। प्रारंभ में संविधान में केवल मूल अधिकार था, मूल कर्तव्य नहीं था, परंतु 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 51A में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। परंतु कुछ समय बाद 2001 में 93वें संविधान संशोधन द्वारा 51A में
11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान। भारतीय संविधान में शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार माना जाता है और भारतीय नागरिक अपने शिक्षा संबंधित मूल अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए संविधान में अनेक व्यवस्था की गई है। यहाँ कुछ मूल अवस्थाओं का उल्लेख संक्षेप में प्रस्तुत है। शिक्षा समवर्ती सूची में भारतीय संविधान के 3 संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, समवर्ती सूची 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। इससे ये पता चलता है शिक्षा पहले में समवर्ती सूची में नहीं थी। किस सूची में थी? राज्य सूची में थी। जन्म में 6 वर्ष तक शिशुओं को देखभाल और शिक्षा व्यवस्था 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में किया गया। शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के समान अधिकार अनुच्छेद 29(2) में किसी भी संस्था में किसी भी नागरिकों को धर्म, मूल, वंश और तथा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था। स्त्री शिक्षा के संबंध में 15 सब सेक्शन 3 में यह व्यवस्था की गई है कि स्त्री शिक्षा में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ST/SC के बच्चों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था है। संविधान में सर्वप्रथम अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता और छुआछूत के अंत किया गया। अनुच्छेद 46 में व्यवस्था की गई कि राज्य कमजोर वर्ग ST/SC को शिक्षा का विशेष उपबंध रखेगा। अगला है अल्पसंख्यकों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संबंध में बात कही गई है। अनुच्छेद 350 मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। 350(a) में सबसेक्शन A में यह राज्य के स्थानीय प्राधिकारी का दायित्व है कि बच्चों की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से उपलब्ध कराए और समुचित सुविधा उपलब्ध कराए। धार्मिक शिक्षा के विषय में स्पष्ट निर्देश। अनुच्छेद 28 पूर्ण रूप से राज्य निधि से पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 22 राज्य निधि में सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में बच्चों को किसी धार्मिक उपासना से उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के उच्च शिक्षा अनुसंधान केंद्रों की व्यवस्था केंद्र द्वारा संघ सूची द्वारा। राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की शिक्षा। अनुच्छेद 344 में 14 भाषाओं को राष्ट्रीय महत्व की भाषा घोषित किया गया, परंतु वर्तमान में 22 भाषा है, परंतु पहले सिंधी, फिर नेपाली, मड़ी कोंकणी और मैथिली, सैंथली, डोगरी, बोडो इसको जोड़ा गया। राष्ट्रीय भाषा हिंदी का विकास। अनुच्छेद 343 में हिंदी संघ की राजभाषा है और अनुच्छेद 351 343 में हिंदी संघ की राजभाषा है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार की बात कही गई है संविधान में। यूनिट नंबर 4 इसमें क्या है? राज्य और शिक्षा, स्टेट एंड एजुकेशन, शैक्षिक अवसरों की समानता। भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में राष्ट्र के समान निवासियों को अवसर की समानता प्रदान करने का मंतव्य सन्निहित है। इससे आशय यह है कि राष्ट्र में निवास करने वाले सभी नागरिकों को वर्गों, जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि की विविधता से दूर हटकर सभी को विकास हेतु अवसरों की समानता, इक्वलिटी ऑफ क्या है? अपॉर्चुनिटी होगा।
मिस्टेक हो गया होगा। अवसरों की समानता उपलब्ध कराया जाएगा, किंतु खेद का विषय है कि भारत को आज़ादी मिलने के इतने वर्ष बाद भी अभी तक सभी समुदाय तथा महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, विकलांगों तथा अल्पसंख्यकों को पूर्ण रूप से शैक्षिक अवसरों की समानता उपलब्ध नहीं हो पाई है। सामान्यतः शैक्षिक अवसरों की समानता से तात्पर्य यह है कि समाज के जो सुविधाहीन उपेक्षित जनसमूह हैं अथवा जो किसी कारण से शिक्षा से जुड़ पाए हैं और शिक्षा प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं, इससे शिक्षा तक समान रूप से पहुंच सुनिश्चित करना। मार्टिन ट्रूब ने शिक्षा अवसर की समानता को 2 दृष्टिकोणों से स्पष्ट किया है। उन विद्यमान मेहनती बालकों के सामने आ रही कानूनी और आर्थिक बाधाओं को समाप्त करना जो शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं। गरीबी सामाजिक रूप से विघटित और पिछड़े हुए बालकों जो अपने बुद्धि और दृष्टिकोणों के विकास हेतु शिक्षा एवं अनुभव प्राप्त करना अभीष्ट समझते हैं, इसके लिए शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। वास्तव में शैक्षिक अवसरों की समानता मूल रूप से 4 बातों पर आधारित होती है। इसमें शिक्षा में समानता का सूचक कहा जाता है। एक समान स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उपलब्धता है। एक समान पाठ्यचर्या के अनुकूल सभी को शिक्षा की उपलब्धता। एक समान विद्यालय व्यवस्था की सभी बालकों हेतु उपलब्धता। एक स्थान विशेष तक समानता। शैक्षिक अवसरों की समानता की बात की आवश्यकता या महत्व क्या है। राष्ट्रीय और सामाजिक उत्थान में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी कारण कोठारी आयोग 1964-66 ने स्पष्ट किया है, शिक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य अवसरों की समानता प्रदान करता है, जिसके पिछड़े तथा दलित वर्ग के व्यक्ति शिक्षा द्वारा अपनी स्थिति सुधार सकें। इस प्रकार शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता एवं महत्व के निम्नोत व्यक्त किया जा सकता है। सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा हेतु, लोकतांत्रिक सुदृढ़ता हेतु, राष्ट्रीय अवबोध के विकास हेतु, व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करने, कुशल जनशक्ति का सृजन, सामाजिक विकास को प्रोत्साहन। शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए आज़ादी के बाद अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु फिर भी कतिपय विषमताओं के कारण लक्ष्य की संपूर्ति में बाधाएं आ रही हैं। शैक्षिक अवसरों की विषमता के प्रमुख कारणों संक्षेप में निम्नोक्त उद्धृत किए जा सकते हैं। निर्धनता, सुविधापूर्वक अनुकूलन, विद्यालय के अनुपलब्धता, शैक्षिक गुणवत्ता में भेद होना, लिंग भेद, पारिवारिक परिवेश, अन्य कारण। शैक्षिक अवसरों की समानता के उपाय। शिक्षा के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी के पहुंच तक लाना अति आवश्यक है। असमानता बढ़ने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान करने हेतु ठोस नीति बनाई जाए तथा इसका ईमानदारी या पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। समाज के वंचित वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, विकलांग तथा महिलाओं के शैक्षिक विकास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए लंबे समय से सरकार द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। शिक्षा आयोग 1964-66 कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है का सुझाव है, शिक्षा के अवसरों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था तथा इनके पुस्तक की व्यवस्था। दोपहर की जो भी कोठारी आयोग में व्यवस्थाएं की गई हैं समानता या अक्षर को, दोपहर का भोजन की बात कोठारी आयोग में। आवासीय आश्रम की बात कही गई है। ST/SC के बच्चों को शिक्षा हेतु विशेष उपबंध छात्रवृत्ति के बारे में बात कही गई है। कोठारी आयोग में
कोठारी आयोग में विकलांग और मंदबुद्धि बच्चों के लिए शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, शिक्षा की समान पहुंच प्रदान करने के लिए पृथक और विद्यालयों की स्थापना करने के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा दी गई। छात्र लोन की अनुशंसा कोठारी आयोग में ही की गई है। शैक्षिक अवसरों की समानता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या कहा गया है कि संकल्पना क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में के विभाग में तीनों में शैक्षिक अवसरों की समानता की प्रतिष्ठा है तो अनेकों प्रावधान बनाने, योजना संचालित करने संकल्प निहित है। संक्षेप में शैक्षिक अवसरों की समानता से संदर्भित कतिपय विचार निम्नोक्त व्यक्त किए जा सकते। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, 100% नामांकन की बात कही गई 1986 में। और क्या कहा गया है, 100% नामांकन और विद्यालय में नामांकन स्थिरीकरण को बढ़ाने हेतु विशेष कार्यक्रम का संचालन की बात कही गई है। तीसरी बात करें औपचारिक शिक्षा का प्रबंध, छात्रवृत्ति की व्यवस्था की बात कही है। विकलांग मंदबुद्धि विद्यार्थियों के विशेष पृथक शिक्षा संस्थानों की बात कही गई है। महिलाओं को शैक्षिक क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाने के लिए बात कही गई है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक अवसरों की पूर्ति की बात कही है। शिक्षा संस्थानों में वंचित वर्गों के आरक्षण की बात की गई है 1986 में। विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था तथा स्वयंसेवी संस्था का सहयोग किया जाए। अगला है शैक्षिक समतामूलक और समावेशी शिक्षा संबंधी सभी के लिए अधिगम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़ेंगे तो फिर लिखेंगे।